गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत बताए थे और द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की तीनों अवस्था की व्याख्या भी हम बताए थे। तो वो लगभग आपको क्लियर हुआ होगा और बड़े आसानी के साथ अगर आपको द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी के साथ और अन्य की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ हमने आपको द्रव्य का अवस्था परिवर्तन बता दिया था। ठीक, अगर द्रव्य की अवस्था परिवर्तन भी आपको बता दिए थे तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन भी आप जान चुके हैं। अगर नहीं जाने तो एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। द्रव्य का अवस्था परिवर्तन आप जानते हैं, द्रव्य जानते हैं। देखिए हम सभी लोग, द्रव्य को अगर हम गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो वो अपनी अवस्था को बदल देता है। ठीक है, यही अवस्था परिवर्तन, अवस्था का बदलना। कोई भी द्रव्य अपनी अवस्था कब बदलता है? जब हम ताप को बढ़ाते या घटाते हैं। बस इसी को हम डेफिनेशन के रूप में दे देते हैं कि जब हम किसी भी द्रव्य का ताप, जब हम किसी भी द्रव्य का ताप बढ़ाते या घटाते हैं, किसी भी द्रव्य का ताप बढ़ाते या घटाते हैं तो द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। तो द्रव्य क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। यही क्या कहलाता है? द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। आपको हमने उदाहरण भी दिया था, जैसे आप जानते हैं बर्फ किस अवस्था में होता है? बर्फ ठोस अवस्था में होता है ना। बर्फ को जब हम जैसे बर्फ को अगर हम थोड़ा गर्म कर दें तो बर्फ क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। पिघल करके किस में परिवर्तित हो जाता है? पिघल करके वह पानी में परिवर्तित हो जाता है। पानी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। फिर पानी को अगर हम थोड़ा और गर्म करें, ताप थोड़ा और बढ़ाएं, पानी को और गर्म कर दिया जाए तो पानी किस अवस्था में बदल जाता है? पानी वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। ये मैं आपको बताए थे, एक बार पुनः दोहरा दे रहे हैं। पुनः अगर हम वाष्प को क्या करें? पुनः अगर हम वाष्प को ठंडा करते हैं, वाष्प को क्या करें? वाष्प को ठंडा कर दें तो वाष्प किस में बदल जाता है? वाष्प पानी में बदल जाता है। और पानी को हम ठंडा करते हैं तो पानी किस में बदल जाता है? पानी बर्फ में बदल जाता है। ये आपको बता दिया गया था, आप जान रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो आप पढ़ चुके हैं द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, मतलब द्रव्य का ताप बढ़ाने या घटाने पर द्रव्य का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को हम लोग देखें। जैसे पहला पॉइंट है, पहला शब्द है आपका गलन। क्या है? गलन। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, गलन। मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग। ठीक, मेल्टिंग गलन शब्द से स्पष्ट है। गलन मतलब होता क्या है? गलन मतलब गलना, गलन मतलब गलना। और गलता कौन है? गलता ठोस है। गलता कौन है? ठोस है। बस हो गया गलन। मतलब किसी ठोस के गलने या पिघलने की क्रिया ही गलन कहलाती है। किसी ठोस के गलने या पिघलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। तो गलन आप लोग लगभग जान चुके। ठीक, नाम से स्पष्ट है गलन। गलन नाम से स्पष्ट है ना। गलन मतलब गलना से है। गलन मतलब गलना। और गलता कौन है? गलता ठोस है। और कब गलता है? जब ताप बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम जान चुके कि किसी ठोस का ताप बढ़ाने पर ठोस के गलने या पिघलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। कंफर्म हुआ गलन? ठीक, गलन हो गया। इसी से बना है गलनांक। गलन से ही क्या बना है? गलनांक बना है। अगर आप जान चुके गलन तो आप गलनांक भी जान चुके। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक हम लोग दे देते हैं। गलन क्लियर हो गया ना। गलनांक देखते हैं। अगर आप देख लो गलनांक जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। गलनांक कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, गलन और अंक से मिलकर बना है। गलन जान चुकी। अंक मतलब गिनती से, गणना से। ठीक है, अंक मतलब गिनती या गणना से है। बस डिफिनेशन मिल गया आपको गलनांक का।
गलता ठोस है, जान गए। कब गलता है? जब ताप बढ़ाते हैं। बस हो गया। डिफिनेशन सुनिएगा आप कि जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलने अथवा पिघलने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलने अथवा पिघलने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक आप लोग जान चुके ना? ठीक। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलने अथवा पिघलने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक। जैसे लोहा है, लोहा का गलनांक कुछ ज्यादा होगा। लोहे को भी एकदम गर्म में तो लोहा भी क्या होता है? लोहा भी पिघल जाता है, द्रव रूप में बदल जाता है ना। ऐसी ऐसी भट्टियां, उन भट्टियों में अगर हम क्या करते हैं? लोहा सोना चांदी को डाल देकर तुरंत क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। विद्युत भट्टी है, वात्या भट्टी, ढेर सारी भट्टियां हैं, उनको आप लोग पढ़ोगे आगे कभी। ठीक। तो गलनांक आप लोग जाने कि जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलने अथवा पिघलने लगता है, वही इसका गलनांक कहलाता है। आप नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं, बर्फ का गलनांक आप लोग जानते हैं, याद कर लीजिएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? आप लोग जानते हैं। बर्फ का गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद कीजिएगा, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक। ये हो गया गलन और गलनांक आप लोग जान चुके। कंफर्म ना? चलिए ठीक। अगला टॉपिक आपको बताते हैं। अगर गलन और गलनांक आपको समझ में आ गया, यही से हम आपको क्वथन और क्वथनांक बताते हैं। अगला शब्द आपका है, अगला शब्द है क्वथन। क्या है? क्वथन। क्वथन मतलब बॉइलिंग। क्वथन मतलब बॉयल। ठीक। क्वथन मतलब क्या होता है? क्वथन का दूसरा शब्द हम लोग जानते हैं उबलना या खौलना। ठीक। उबलना या खौलना। उबलता या खौलता क्या है? क्या ठोस उबलता है खौलता है? नहीं। द्रव उबलते अथवा खौलते हैं। कौन उबलता है? द्रव। कब उबलता है? जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तब। ये भी लोग देखते हैं, हमारा रुधिर भी किस अवस्था में है? हमारा रुधिर भी द्रव अवस्था में ही है। हमारा खून भी खौलता है ना। कब खौलता है हमारा खून? जब हमें गुस्सा लगती है। कहते नहीं हम सभी लोग कि हमारा खून अभी खौलने लगेगा। और कब हमारा खून खौलता है? जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब हम गुस्सा करते हैं तब। यही है खौलना उबलना। ठीक है। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्सा हमारे लिए घातक भी हो सकता है। ठीक है। जब हम गुस्सा करेंगे तो हमारी नसें जो हैं, हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ क्या हो सकती हैं? फट सकती हैं। अगर हमारे मस्तिष्क की रुधिर वाहिनियाँ, हमारे शरीर की रुधिर वाहिनियाँ फटती हैं तो हमारे लिए बहुत ही घातक, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक। इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए सोच विचार कर करना चाहिए, और हमें जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे गाँव में लोग कहते हैं कि आज उन्हें क्या हो गया? ब्रेन हैमरेज हो गया या उन्हें लकवा मार गया। तो उन सबका कारण यही है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अपने मस्तिष्क पर हम लोग ज़्यादा दबाव डालते हैं, दबाव देते हैं, तो हमारा खून खौलने लगता है, या हमारे रुधिर वाहिनियों में रुधिर का संचार बहुत तेज होता, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें हमेशा धैर्यशाली होना चाहिए। हमें कभी भी, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी संपत्ति, चाहे हमारे ऊपर कितनी विपत्ति आए या संपत्ति हो हमारे सामने, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस श्लोक तो हमें याद नहीं, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर बता सकता हूँ कि सूर्य उदय होते समय भी
लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल ही रंग का होता है। इसीलिए हम सभी को संपत्ति और विपत्ति में हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे ऊपर कभी थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम मतलब इतना दुखी हो जाए, इतना हम सोचने विचारने लगे कि उसी सोच विचार के ही हम क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और कभी हमारे पास इतनी संपत्ति आ जाए, इतना धन हमारे पास आ जाए कि हम क्या हो जाए, बहुत खुश हो जाएं और खुशी के मारे हम क्या हो जाए, खुशी के मारे नहीं जो अगर हमारा मतलब हमें ना तो ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, मतलब हमेशा एक जैसा रहना है। ठीक है, हमें हमेशा धैर्यशाली बनना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग खुशी में भी अपने प्राण को गंवा दिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो टॉपिक पे आते हैं। कथन, हमारे कहने मतलब था कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें कथन बताना था, खौलने के बारे में बताना था। कथन मतलब हमारा खून भी खोलता है, कैसे खोलता है जानते हैं आप सभी लोग, हम यहाँ पानी को खौला रहे हैं। ठीक है, खौलना उगलना ही कथन कहलाता है। तो कथन की परिभाषा आप जान चुके हैं इसे, कि किसी द्रव के खौलने या उबलने की क्रिया ही क्या कथन कहलाती है। आप जानते हैं कि उबले अथवा खौलेगा कौन, द्रव ही खौलेगा, बस हो गया। किसी द्रव के उबलने अथवा खौलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कथन कहलाती है। ठीक, तो कथन जान चुके। कथन से बना है क्वथनांक, कथन से ही क्या बना है, क्वथनांक बना है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह से आप गलनांक जाने बस हो गया क्वथनांक। ठीक है, कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलने अथवा खौलने लगता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। बस हो गया। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलने अथवा खौलने लगता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक जान चुके आप सभी लोग। आप जानते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आप लोग जान चुके ना। आप जाने बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, और जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्लियर हुआ। क्वथनांक आप लोग जान चुके कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ क्या करने लगता है, कोई द्रव पदार्थ उबलने अथवा खौलने लगता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है, चलिए ठीक। तो क्वथन जान चुके आप सभी लोग, क्वथनांक जान चुके। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, आगे देखते हैं सब। क्वथन क्वथनांक हो गया। आगे हम देखते हैं हिमीकरण। क्या है, हिमीकरण। हिमीकरण, हिमीकरण देख लेते हैं। हिमीकरण क्या है, फ्रीजिंग। क्या है, फ्रीजिंग। हिमीकरण, तो हिमीकरण क्या है, जैसे हिम मतलब भी जानते हैं, मतलब बर्फ होता है। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है ना। और बर्फ कैसे बनता है, आप जानते हैं बर्फ पानी से बनता है। पानी से बर्फ कैसे बनता है, क्या ऐसे हम पानी कहीं रख दे तो पानी बर्फ में बदल जाएगा, नहीं। कब बदलेगा, जब पानी का क्वथनांक ठोस के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक, मतलब जब हम किसी द्रव का ताप क्या करते हैं, कम करते हैं, सॉरी, जब हम किसी द्रव का ताप क्या करते हैं, कम करते हैं, तो द्रव किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी द्रव का ताप घटाने पर,
किसी द्रव का ताप घटाने पर द्रव का ठोस में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। मतलब किसी भी द्रव का ताप अगर हम क्या करें, घटाएं और द्रव किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी? हिमीकरण कहलाती है। कन्फर्म? ठीक। जानते आप सभी लोग जल का जो हिमांक होता है, जल का क्या? जल का हिमांक जो होता है, जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल किस ताप पर बर्फ में परिवर्तित होता है? जानते आप सभी लोग जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ में परिवर्तित होता है। ठीक। तो जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप जल का हिमांक भी जाने, हिमीकरण भी जाने। ठीक। चलो एक टॉपिक और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक टॉपिक देख लेते हैं हम, क्या? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन भी हम लोग जानते हैं। वाष्पन। ठीक। वाष्पन जैसे हम जानते हैं वाष्प कैसे बनता है? वाष्प जानते हैं ना? वाष्प किस अवस्था में होता है ये भी जानते हैं आप सब? वाष्प गैस अवस्था में होता है। ठीक। वाष्प कैसे बनता है ये भी आप लोग जानते हैं। जैसे अगर हम पानी को क्या करें, पानी को अगर हम धीरे धीरे गर्म करें, पानी को क्या करें? धीरे धीरे गर्म करें, तो पानी क्या होगा? पानी की ऊपरी सतह, जैसे जैसे पानी का ताप बढ़ता जाएगा, पानी की ऊपरी सतह धीरे धीरे किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। आप लोग देखें, जैसे हम लोग क्या एक पात्र ले लें, एक पात्र ले ली, इस पात्र में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भरा हुआ है। ठीक। इसे हम क्या करें? इसे हम गर्म करें। बताओ, जब हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, बर्तन की तली गर्म होगी। क्या गर्म होगी? बर्तन की तली। इस तली के संपर्क में भी कुछ जल के अणु है ना, तो सबसे पहले जल का निचली सतह जो बर्तन की तली के संपर्क में, वो पहले गर्म होगा, और धीरे धीरे जब ये गर्म होगा तो ये जल की बूंदें हल्की हो जाएंगी, जिससे ऊपर उठेंगी। कहाँ पे उठेंगी? ऊपर उठेंगी। तो जब ऊपर जाएंगे, इसका स्थान नीचे वाले लेंगे, तो इस तरह से पूरे जल के अणु क्या करने लगते हैं? जल के अणु तेजी के साथ ऊपर नीचे गर्म करने लगते हैं, जल के अणु तेजी के साथ ऊपर नीचे गति करने लगते हैं, जिससे पूरा जल क्या हो जाता है? पूरा जल गर्म हो जाता है। पूरा जल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जल का ऊपरी सतह, और क्या होता है? जल का ऊपरी सतह वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। मतलब जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, तो जल के ऊपरी सतह का वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। तो आप लोग वाष्पन भी जाने कि जब किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते हैं, तो द्रव के ऊपरी सतह का वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। तो वाष्पन भी आप लोग जान चुके। ठीक, वाष्पन हो गया। एक टॉपिक और क्लियर करते हैं आपका हम, संघनन। क्या है? संघनन। संघनन। ठीक, संघनन क्या है ये देखिएगा आप सब। संघनन क्या है? आप लोग घरों पर खाना बनाते हुए देखा होगा, चाय बनाते हुए देखे होंगे। अगर आप लोग बनाए, कुछ लोग चाय बनाए भी होंगे, ठीक, देखते होंगे। आप इसके लिए पात्र लेते हैं, पात्र लेते हैं ना, पात्र में आप पानी, दूध जो भी रखना चाहते रखते हैं। दूध वाला चाय बनाना चाहते दूध से बनाते हैं, पानी वाला बनाना तो पानी से हम चाय बनाते हैं। इसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करें? गर्म करें। जब गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? गर्म होगा, दूध भी गर्म होगा। ठीक, फिर अगर हम क्या करें, जब गर्म होगा तो पानी वाष्प के रूप में बदलेगा ना। अगर पात्र खुला हुआ है, पात्र क्या है? खुला हुआ है, तो वाष्प कहाँ पे जाएगा? सीधे वायुमंडल में चला जाएगा ना। लेकिन अगर क्या पात्र अगर ढका हुआ ढक्कन से बंद है, किससे बंद? प्लेट रखा हुआ है या यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ बंद है, तब क्या होगा?
तो यहाँ पानी को गर्म करेंगे ना, पानी गर्म होगा, पानी किससे बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, पानी वाष्प बदलेगा ना। लेकिन ये प्रयोग जो भी हम करेंगे आधे भरे हुए पात्र में करेंगे, पूरा भरा हुआ पात्र नहीं लेंगे। ये होगा पानी किसने बदला, गैस में बदला। फिर कुछ समय पश्चात ये गैस के अणु होते हैं बर्तन की तली से जाके टकराते हैं और टकराने के पश्चात किस रूप में बदल जाते हैं, द्रव रूप में बदल जाते हैं। किस रूप में बदल जाते हैं, द्रव रूप में। यही कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। मतलब जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव क्या होता है, द्रव गैसीय रूप में बदलता है और गैस से पुनः किसमें बदल जाता है, द्रव में बदलता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। आशा करते हैं आपको संघनन भी समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब किसी भी द्रव को गर्म करके द्रव का गैस में बदलना, फिर गैस का पुनः द्रव में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, संघनन। आप लोग देखे होंगे जब आप प्लेट यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे जाकर के जल की बूंदें जमा दिखाई देती है, अगर प्लेट को उठाएं और वहां से जल की बूंदें गिरती दिखाई देती हैं, दिखाई देती ना, तो ये क्या होता है, संघनन। ठीक, आशा करते आज जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उतना समझ में आया होगा। एक दिन और हम देखते हैं इस चैप्टर को, ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है। कल हम जो भी अगला वीडियो होगा उस वीडियो में अभ्यास होगा और साथ साथ जो इस टॉपिक से इस चैप्टर से बचा होगा वो होगा। ठीक, आप मेहनत से पढ़िएगा। धन्यवाद।